तो अब एग्ज़ाम के लिए आप एकदम प्रिपेयर हैं। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, तेजी से बताएंगे। आपका समय बहुत बहुमूल्य है। 27 जुलाई तो अब आ गई है। अब इसके लिए 1 वर्षों, 1.5 वर्षों, 2 वर्षों में जो आपने मेहनत की है उसको सही तरीके से आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कुछ बिंदु आपको हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम कट ऑफ वगैरह पे भी, टारगेट पे भी चर्चा करेंगे। कट ऑफ नहीं, अभी हम टारगेट पे चर्चा करेंगे। कट ऑफ पे चर्चा तब होती है जब एग्जाम हो जाता है तब, ठीक है। तो 27 जुलाई अब तो आ ही गया। पीछे क्या हुआ, क्या गलतियां हुई, इन सब पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, फैक्ट यह है कि 60 से 70% तैयारी हो पाती है, कितना भी आप पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। 30% ये ब्लॉक रहता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है क्या नहीं है, ये इसके खोज में आप रहते हो 30% के। और आपको लगता है कि इतना तो पढ़ा, इस पर ध्यान नहीं जाता, इतना छूट गया, इस पे ध्यान जाता है, और इसी का डर रहता है कि अभी ये तो पढ़ा नहीं है। जबकि आपका 60 से 70% तैयारी में आप टॉप भी कर सकते हो, और जो टॉपर रहता है उसकी भी इतनी ही तैयारी रहती है। इसलिए कम से कम इस बात से आपको डरने की जरूरत नहीं कि इतना तैयार नहीं हो पाया। जितना तैयार हो पाया है वो पर्याप्त है आपको क्वालिफाई कराने के लिए। तो सबसे पहले इस बात पे आपको ध्यान देना है कि जितना आपने पढ़ा है तैयार, अगर आप इसको सही से कर लें, चिंता करने के बजाय दूसरी चीजों पे, अगर आप इसको सही से तैयार कर लें, रिवाइज कर लें ना, इसी में आपका काम हो जाएगा। नया क्या चीज पढ़ना रहता है आपको? करंट अफेयर्स। एकमात्र ऐसी चीज है कि करंट अफेयर्स जो आपको आपके लिए नया रहता है एकदम। तो करंट अफेयर्स, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ये नया है, तो नए तरीके से चीजों को, इसको तो आपको देखना ही, अनिवार्यतः देखना है। बाकी जो छूटा है इसमें, छूट गया छूट गया, वो भी आपने कभी न कभी किसी न किसी तरीके से टेस्ट में, पीवाईक्यू में किसी न किसी तरीके से 30% पढ़ा ही होगा। अब आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ा है, जब विकल्प आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें भी हमने पढ़ा था। जो नहीं पढ़ा था तैयारी के दौरान, वो भी हम कभी पढ़े थे, और ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसी चीज की चिंता कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इसीलिए मेंशन किया। तो 60 to 70% जो आपका तैयार है उस पर ध्यान लगाइए पूरी तरीके से, और उसको कंठस्थ करिए। वर्तमान में इस समय आपके पास एक ही रास्ता है, जितना हो सके रिवीजन करिए, और जितना हो सके करंट ग्रैब करिए। नई चीजें भी साथ साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। जो चीजें रिवाइज न हो पाई हों, 60 से 70% जो आपकी तैयारी है, जो चीजें रिवाइज न हो पाई हों उसको प्राथमिकता दीजिए, प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक। और अभी हिंदी जैसे आपका पेपर है, हिंदी को छोड़ दीजिए। अब बहुत पढ़ लिया आपने, कितना हिंदी, हिंदी के व्याकरण भी थोड़ी न बनना है आपको, तो हिंदी छोड़ दीजिए अभी। इसके अलावा हिस्ट्री, आपको इतने दिन से अगर आप हमारे शेड्यूल से चल रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ाए हैं बहुत ज़्यादा, तो हिस्ट्री भी अभी छोड़ दीजिए आप, ठीक। इसको भी देखने की जरूरत नहीं। हाँ, लिस्टिंग देख लीजिए हिस्ट्री की। अब जो आपने कहानी कविता पढ़ी है वो पढ़ने का समय नहीं है, लिस्टिंग देखिए। या फिर जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं अपने खुद के, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट नोट्स ही बनाए हैं, हमारी वीडियोस देख देख के भी बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया नोट्स बहुत लोगों ने तैयार की है। तो उस नोट्स को अभी आपको दोहराने की जरूरत है। ट्रिक्स जो आपने याद कर रखी हैं, जैसे मैंने उस दिन बताया, भाजी सब्जी फार माँ साहब, तो इस तरह के जो ट्रिक्स आपने बना रखे हैं, जियोग्राफी के जो ट्रिक्स आपने बना रखे हैं, साइंस के जो ट्रिक्स हमने आपको बता रखे हैं, उनको इस समय ग्रैब करने की जरूरत है। पूरी तरीके से याद रहेंगे तभी उसका एग्जीक्यूशन आप सही तरीके से कर पाओगे। तो अगर ट्रिक्स आपको याद नहीं रहेंगी, ट्रिक्स पे जो आपने मेहनत की है, याद ही नहीं आएगा वो, अरे वो क्या था, ये हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आप लोगों को ग्रैब करना है। आप अपनी मजबूती, आपकी मजबूती क्या है? जो आपने पढ़ा है उसको आप सही तरीके से, उसको आप गलत नहीं करो, यही आपकी मजबूती रहेगी। तो कॉन्फिडेंट रहिए अपनी तैयारी को लेकर के। अगर 60% भी आपकी तैयारी है, आप क्वालिफाई ईजिली कर ले जाओगे एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, सरल की कठिन? मेरे अनुसार ये एग्ज़ाम आपका थोड़ा कठिन होगा। क्यों? कारण है उसका कि यूपी पीसीएस 2024 को लेकर के बहुत सारी अंतर कलह भी सामने आई थी आयोग में। बहुत सारे लोग, जो पेपर में इतनी गड़बड़ियां आ गई थी, उसको लेकर पैनल भी भंग हुए, तमाम चीज़ें हुई।
तो नया जो पैनल बनाया गया है वो मे भी पेपर को स्टैंडर्ड बुक से बनाया। जब स्टैंडर्ड बुक से बनाएगा तो जो प्रथा चली आ रही थी फैक्चुअल पूरा फैक्चुअल पूरा फैक्चुअल, वो फैक्चुअल से निकल करके थोड़ा थियोरेटिकल में आया। थोड़ा तो थियोरेटिकल में आएगा तो आपके लिए दिक्कत नहीं है। वहां पर प्रश्न ये उठेगा कि जैसे आपने PYQ सॉल्व किया, PYQ से पहले भी 50-60 हो जाते थे, आज भी 50-60 हो जाएंगे। ये चेंज नहीं होगा सिनेरियो। चेंज क्या होगा, आपका अप्रोच क्या रहा है। PYQ करते समय आपने PYQ केवल आंसर देखते चले गए, आंसर याद कर लिया है सबका, या फिर 4 विकल्प दिए हैं ABCD और इन चारों के बारे में आपने पढ़ लिया है, सम्मिलित रूप से पढ़ लिया है, ये क्यों सही और ये सब क्यों गलत, और ये सब अगर गलत हैं तो क्यों हैं और वो सही है तो क्यों हैं, कार्य कारण संबंध आपने पढ़ लिए हैं, तो वो होता है PYQ पढ़ने का सही तरीका। आजकल जो तरीका निकल गया है, ये प्रश्न है ये उत्तर है, ये प्रश्न है ये उत्तर है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। ऐसे तैयारी करते हैं तो कम से कम आप PCS और IAS और RO ARO इस तरह के एग्जाम भूल जाइए। ठीक है, मंथन आपको करना पड़ेगा प्रश्नों पे। आप साल भर में केवल 10 टेस्ट लगाइए, लेकिन 10 टेस्ट के जो प्रश्न हैं उन टॉपिक्स को आपको पूरी तरीके से ग्रैब कर लेना है। जिस टॉपिक से ये प्रश्न आया है, मान लीजिए आजाद हिंद फौज पे कोई प्रश्न आया, उससे संबंधित कोई रिलेटेड प्रश्न आया, तो आप आजाद हिंद फौज के बारे में जितने फैक्ट्स हैं एक जगह लिख लीजिए, वहां पे जहां PYQ आपने सॉल्व किया है, जो तिथियां हैं, जो डेट्स हैं, क्या क्या घटनाएं हुई, कहाँ कहाँ घटनाएं हुई, किसने नेतृत्व किया, इसका परिणाम क्या निकला, इससे रिलेटेड अन्य चीजें, इसका अन्य किसी से संबंध अगर रहा हो, अन्य किसी कांग्रेस लीडर संबंध रहा हो, या यहाँ कोई अधिवेशन हुआ है किसी ने प्रतिभाग किया, ये सारी चीजें घूम फिर करके एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं, और तब जा करके आपका प्रश्न बनता है। जब आप कहते हो कि बहुत टफ आ गया, कहीं PYQ पूछा ही नहीं, PYQ पूछेगा क्यों नहीं, पूछेगा PYQ, लेकिन अप्रोच आपका क्या रहेगा ये देखना पड़ेगा। बाकी प्रश्न आप सॉल्व कैसे करेंगे, आपका प्रश्न पत्र है, मान लीजिए ये आपका प्रश्न पत्र है, ये है प्रश्न पत्र। इस तक पहुंचने के लिए आपको जो मार्ग अपनाना है वो ऐसा अपनाना है कि आपको जब प्रश्न पत्र मिले तो आपको प्रसाद की तरह लगे। कैसा लगे, प्रसाद की तरह लगे, सजा की तरह न लगे। ये प्रसाद की तरह लगना चाहिए, और प्रसाद की तरह तभी लगेगा जब आप स्वच्छ मन से एग्जाम देने आओगे। स्वच्छ मन मतलब सड़क पर चले आ रहे हैं आपाधापी में गरियाते हुए दूसरों को, वहीं किसी से लड़ाई भी हो गई, मुक्का मुक्की भी हो गई, फूला हुआ गाल लेकर आ रहे हो, एग्जाम में बैठ रहे हो आप, किसी से लड़ झगड़ के आ रहे हो, पटका पटकी करके आ रहे हो, एक दिन पहले ना आकर के उसी दिन परीक्षा जो सेंटर है वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, कहीं कोने धोने में, कहीं गांव देहात में दे रखा है, पहुंच ही नहीं पा रहे हो वहां तक। अब मन में आ रहा है कि रास्ते में है, पता नहीं एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इस मस्तिष्क के साथ जब आप पहुंचोगे, ये मान के चलिए आपका नुकसान वहां होगा, क्योंकि आपकी पढ़ी हुई चीजें आपको तभी याद आएंगी अच्छे से जब आपका दिमाग शांत होगा। और दिमाग शांत करने का जो तरीका है वो एक ही है कि एग्जाम सिटी में आप समय से पहुंच जाइए, कम से कम 2 से 3 घंटे पहले एग्जाम सिटी में पहुंच जाइए, ताकि सेंटर मिलने में परेशानी ना हो। और सेंटर को सुनिश्चित करने के बाद सेंटर में कम से कम आप 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। भले आप बाहर पढ़ते रहिए, बाहर पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। लोग कहते हैं कि साल भर पढ़ाई नहीं हुई, अब एग्जाम हॉल के बाहर क्या पढ़ लोगे। भैया, एग्जाम हॉल के बाहर मान लो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, मान लो सूचकांक आपने अभी तक नहीं देखा, लेकिन आप एग्जाम हॉल के बाहर देख रहे हो, और सूचकांक में आपको क्या पढ़ना है, किसने जारी किया और कितने देशों के लिए जारी हुआ, टॉप
शीर्ष देश कौन है इसमें और भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है ये पढ़ लिया, 5-6 भी पढ़ लिए, या मान लीजिए 20 सूचकांक मुख्य मुख्य जो होते हैं 20 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और यहीं से सवाल आएगा, जैसा भी पूछेगा, टफ सरल जो भी। इन 20 को जब आपने देख लिया एग्जाम हॉल के बाहर, और माइंड में 7, 8, 10 रहेगा ही रहेगा, और जैसे एग्जाम हॉल में बैठे सूचकांक वाला प्रश्न आपके सामने आया, आपने जो पढ़ा था यहाँ पे वो क्लिक कर गया आपके माइंड में, वो सही हो गया। तो क्या ये गुनाह है? इसलिए आप एग्जाम हॉल के बाहर पढ़ सकते हो, कोई नई चीज़ भी पढ़ सकते हो, नई चीज़ें भी याद रख सकती हैं, कुछ देर तक तो दिमाग में रहती ही हैं। अब आधे घंटे पहले, आधे एक घंटे बाद, एक घंटे बाद अगर कोई चीज़ आप देने जा रहे हो और उसके पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है, इतनी जल्दी नहीं साफ होती है। खासकर एग्ज़ाम के प्रेशर में तो और याद रहती है। एग्ज़ाम हॉल में जब आप इंटर करो, प्रश्न पत्र मिलने के पहले आप कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, माहौल का जायज़ा लो। बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटर इतना ख़राब मिल जाता है कि पेपर गुड़ गोबर हो जाता है सेंटर की वजह से। पता चला मेज टेढ़ी मिल गई, कुर्सी सही से बैठ नहीं पा रहे हैं, इतनी छोटी मेज मिली हुई है कि उस पर न तो OMR या तो एक बार में रख सकते हो, या तो पेपर एक बार में रख सकते हो। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसकी वजह से भी बहुत गड़बड़ी होती है। तो पहले आप पहुंचिए, देखिए सीट वगैरह सही है कि नहीं है, हिल डुल तो नहीं रही है। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम पैड जरूर ले जाइएगा, ठीक है? एग्ज़ाम पैड जरूर ले जाइएगा, कुछ भरोसा नहीं कैसा सेंटर मिल जाए, ठीक है? एग्ज़ाम पैड लेकर जाइएगा ताकि कम से कम आप OMR सुरक्षित तरीके से आप रख सको, उसको प्रश्न करते हुए गोला भी करते जाओ। तो ये चीज़ सुनिश्चित करना आपका काम है। ये करोगे, दिमाग शांत रहेगा तो एग्ज़ाम अच्छे से होगा। सबसे पहले आप हिंदी का पेपर करना, हिंदी का पेपर सबसे पहले निपटा देना, ठीक है? 30 से 40 मिनट में आपकी हिंदी अच्छे से हो जाए। 30 से 40 मिनट से इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, इससे कम में जा सकते हो, इससे ज़्यादा में नहीं, ठीक है? हिंदी इतने देर में आपकी हो जाएगी। 200 प्रश्नों में 60 प्रश्न आपने निपटा दिए, आपका ये 20 से 30 मिनट एक्स्ट्रा बच रहा है। अब 140 प्रश्न आपको करने हैं 160 मिनट में, कितने? 140 मिनट में लगभग 140 मिनट में 140 प्रश्न करने हैं। PCS में आपको 150 प्रश्न करने होते हैं 120 मिनट में, 2 घंटे में। यहाँ पे 20 मिनट जो है एक्स्ट्रा आपको जो मिलेंगे, इसका इस्तेमाल आप रीजनिंग पोर्शन को सॉल्व करने में लगा सकते हो। ये 20 मिनट आप रीजनिंग को सॉल्व करने में लगा सकते हो। 8 से 10 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे, 12 से 13 प्रश्न जो रीजनिंग के आते हैं, या 15 भी मान के चलिए, इसमें 80% जो होते हैं बहुत सरल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं। थोड़ा बहुत अभ्यास आपने किया है तो हो जाते हैं। कैलेंडर और घड़ी के जो प्रश्न होते हैं फिक्स फार्मूले पे आधारित होते हैं, और जो फार्मूले हमने आपको बताए हैं रीजनिंग के क्लासेस के दौरान, उतना ही वही अप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है? अभी तक नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो जय हो स्टडी एक्सटेंडेड पे प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग की। तो ये चैनल है यूट्यूब पे, जय हो स्टडी एक्सटेंडेड, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है। यदि रीजनिंग आपको देखनी हो तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। 4-5 वीडियोस भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, छोटे छोटे वीडियोस हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? हिंदी करोगे। क्यों करोगे? 60 प्रश्न का भार तुरंत कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। फिर बचा 140 प्रश्न। अब 140 प्रश्न में आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप रीजनिंग, जिनकी मजबूत है वो रीजनिंग कर लेंगे सबसे पहले, जिनकी मजबूत है, जो देखते ही कर लेते हैं। बहुत सारे वनडे एग्जाम वाले होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी SSC वगैरह की, तो रीजनिंग उनके लिए कुछ है नहीं, जल्दी कर लेंगे, ये भी निपटा देंगे। 70 प्रश्न हो जाएंगे सबके लिए। अगर सामान्य रूप से बात करें तो 140 प्रश्नों में पहले प्रश्न से आप स्टार्ट करिएगा। मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न है,
और पहला ही आपको नहीं आ रहा है, या फिर उसमें कुछ डाउट है, 50-50% है, या फिर उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी, थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें इसको सोचा जाए तो सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है, 100% श्योरिटी तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन समय देना पड़ेगा। तो जहां पर टाइम की दिक्कत आए या फिर डाउट हो, इन दोनों कंडीशन में उसको गोला करिए। जहां पर टाइम की कंडीशन ना हो कोई ऐसी कि समय बहुत ज्यादा लगेगा, देखते ही आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा और ये एकदम कन्फर्म है, तो उसको आप मान लीजिए दूसरे वाले का आंसर है बी, OMR पे तुरंत जो है आप बी को ब्लैक करिए, काला करिए। बाकी आपने 60 किया हुआ है काला, ठीक है, ये ब्लैक करते जाइएगा, बात के लिए मत बचा के रखिएगा, नहीं दिक्कत होती। मान लो 60 आपने किया हिंदी वाले, और यहाँ पे आपने शुरू किया पहले से, पहला वाला छोड़ दिया, ठीक, दूसरे वाले को आपने बी काला कर दिया, ठीक, तीसरे वाले को फिर आपने मान लो कि यहां पर आपको डाउट है, 50-50% है, तीसरे वाले को फिर आप छोड़ दो, ठीक। इसी तरीके से चौथे वाले को, चौथे में जाओ, चौथे में मान लो आपका ए आंसर आ रहा है, ए को आप ब्लैक कर दो। इस तरीके से आपको करना है प्रश्नों को। पहली बार अर्थात कई राउंड में, 2 से 3 राउंड में आपको विभाजित करना है। पहले राउंड में देखना है आपको, फर्स्ट राउंड में देखना है कि कितने प्रश्न आपके एक्यूरेट सही हुए हैं। हिंदी तो एक्यूरेट सही हुई होगी, 60 में आपको लग रहा होगा 60 में 60 सही होंगे, है ना। अब आयोग अपनी तरफ से 2-3 गलत कर दे, इसलिए मान के चलिए 55, तो आपके 55+ हिंदी में रहेंगे ही रहेंगे, तो वो तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहेगा। फिर वो कॉन्फिडेंस लेकर आप इधर घुसोगे, इधर जब आए तो आपने देखा कि हमको केवल सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करना है जो एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं, एकदम सही, 100%, कोई भी 1% की भी दुविधा न हो जिसमें। तो फर्स्ट, जैसे पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, कब हुआ? 1526 में हुआ। जब 1526 में हुआ, उसमें 1527 नहीं आएगा, कन्फर्म है आप। तो फर्स्ट राउंड में आपने गिनती की, आपने 140 प्रश्न तक आप गए और आपने गिनती की कि आपके 90+ या 85+ श्योर हैं आप, कोई इसमें इफ एंड बट है ही नहीं। पहले ही राउंड में आपने तीर मार लिया, तो ये 85 और ये 55 हो जाते हैं 140। 140 का मतलब हुआ कि आप सेफ कंडीशन में पहुंच गए, सुपर सेफ हो गए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, यहां से आपको कोई हिला नहीं सकता, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही करना है, नो इफ एंड बट। क्योंकि आपकी मेरिट कितना भी सरल, मतलब अगर जैसा अभी तक पैटर्न आया है वैसा अगर पेपर आया, तो 135 से 140 जैसा पैटर्न रहा है, जैसा पिछला 11 फरवरी वाला जो पेपर रहा है, उसको अगर आधार बनाए, या PCS का पेपर को आधार बनाए 2024 वाले को, हालांकि वो विवादित था, बहुत सारे प्रश्न उसमें विवादित थे, निश्चित रूप से चेंजेस हुए होंगे तभी इतने फ्लक्चुएशंस रहे, 73 से 72 से लेकर के 86 तक, 87 तक ये नॉर्मल रहा कि 72 का हुआ, 87 का नहीं हुआ, 88 का नहीं हुआ। ये बहुत रेयर केस में हुआ है कि ऐसा सुनने को मिला हो किसी परीक्षा में। इस बार PCS 2024 में हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि पेपर बहुत डिस्प्यूटेड था, तो डिस्प्यूटेड न रहे तो 135 से 140 ये सेफ रहेगा। डिस्प्यूटेड रहेगा तो फिर भाई ये तो कोई परीक्षा नहीं होती ना जिसमें डिस्प्यूटेड, उसकी थोड़ी ना एनालिसिस की जाती है, गलत प्रश्नों की और आंसर की। हम तो सही प्रश्नों और आंसर्स की एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि इतना बड़ा आयोग इतनी गलतियां करे, लेकिन उसकी आदत हो गई है गलतियां करने की, और आपकी आदत हो गई गलतियां सहने की, तो इसलिए उस पर तो चर्चा ही नहीं कर रही है। तो 135 से 140 ये आपका सेफ रहेगा, और आपने 85 यहां पर कर दिया है और 55 यहां पर आप श्योर हैं। हिंदी में तो 60 में श्योर हैं, लेकिन 55 मान के चलिए कि थोड़ा बहुत गलतियां आयोग भी करता है, उसको भी मौका दिया करिए गलतियां करने की। तो ये 140, 135 से 140 में है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फिर रिस्क मत लीजिए।
फिर दूसरे राउंड में उन प्रश्नों को देखिए आप जिनको आपने इसलिए छोड़ दिया था कि वो टाइम टेकन है, उनमें समय लगेगा। समय लगाइए भाई, समय लगाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि अब आधा आधा घंटा लगा रहे हैं एक प्रश्न में, हो ही नहीं पाएगा एक भी। तो उसमें समय दीजिए जो अपेक्षित समय है, 2 से 4 5 मिनट सोचिए, जिसमें डिलीशन मेथड हो गया, आपकी मेमोरी को थोड़ा सा वहाँ पर एक्सरसाइज कराइए और उत्तर तक पहुँचिए। यहाँ भी श्योरिटी जो आपने समय के लिए छोड़ा था उसमें भी श्योरिटी 100% आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपने इसलिए नहीं छोड़ा था कि आता नहीं आपको, इसलिए छोड़ा था कि उसमें टाइम लगेगा। तो 100% तक यहाँ भी आपके 5 से 10 प्रश्न हो गए, तो ये इजाफा हो गया आपका। बाकी 50-50 वाले में जब आप अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाइए बहुत, अर्थात ऐसी पोजीशन पे कि 150 पे पहुंच गए, तो यहाँ पे अगर आप कुछ प्रश्नों में रिस्क ले रहे हो ना 50-50% वाले में, तो उसमें आपका बहुत नुकसान नहीं होगा, उसमें आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो 142-43 पे आप आ जाओगे। इसलिए इस कंडीशन में आप रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे रिस्क लेना आपका फायदा ज़्यादा करेगा, नुकसान कम करेगा। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आप 70 के आसपास रह जा रहे हो, 70-75 इस तरीके से रह जा रहे हो। अगर 70-75 रह जा रहे हो तो फिर आप 125 के आसपास आ जा रहे हो। 125 के आसपास, और इतनी कंपटीशन में सीटें ज़्यादा हैं लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और कंपटीशन अच्छा खासा है, जिस तरीके से फैक्ट्स हम देखते हैं लोगों के बहुत अच्छे से तैयार हैं, और फैक्चुअल प्रश्न पत्र आया, सरल आया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सरल आएगा इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है कि नया पैनल है तो अपना जौहर दिखाएगा वो। तो जौहर दिखाएगा भी तो पीवाईक्यू को हमने कहा ना सही तरीके से, या फिर जो आपने प्रश्न पत्र सॉल्व किए हैं सही तरीके से सॉल्व किए हैं। आपकी पढ़ाई केवल फैक्ट पे आधारित नहीं है। अब लास्ट टाइम में तो फैक्ट पढ़ना ही पड़ेगा आपको, लेकिन जो बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, वो आपका अगर तैयार है तब आपको दिक्कत नहीं होगी, तब यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर टफ प्रश्न पत्र आता है तो पढ़ने वालों के लिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हैं, उनको पता है कि किस टर्म का क्या मतलब होता है, वो तो कर ले जाएंगे आराम से, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जिन्होंने केवल फैक्ट पढ़ा है और उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कॉलेज स्कूल की पढ़ाई बहुत बेकार हुई है, वहाँ भी कुछ नहीं उनको आता था, वहाँ उनके लिए समस्या हो जाएगी। तो मान लीजिए 70 से 75 के बीच रह जा रहे हैं, तब आपको रिस्क लेना आपका धर्म हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा फिर रिस्क लेना। और जब रिस्क लेंगे तो अच्छा खासा तरीके से फिर रिस्क लीजिएगा। रिस्क लेने का मतलब अंधाधुंध मारा, आंख मूंद करके जय राम जी की, है ना, भैरव जी महाराज की जय, ये वाला काम मत करिएगा। उसमें दिमाग लगाइएगा। जो आपने मेहनत की है इतने दिनों, मेहनत नहीं की है तो फिर क्या ही बात की जाए, फिर बीमारी आंख मूंद करके। लेकिन मेहनत की है, थोड़ा सोच विचार कर, थोड़ा समय दे करके, थोड़ा धैर्य रख करके हल करने का प्रयास करिएगा। 70-75 वाले भी 90 पहुंच जाएंगे, दिमाग से धैर्य से काम लेंगे तो। ठीक है, तो फिलहाल ये 2 स्तर की तैयारी की हमने, अलग अलग स्तर की तैयारी की बात की। आपको 80 से 90 के बीच आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर सेफ कंडीशन पहुँच रहे हैं। जब सेफ कंडीशन पहुँच रहे हैं तो रिस्क बहुत कम लेना है, सोच विचार कर लेना है। 150 प्लस पहुँच जा रहे हैं, रिस्क लीजिए, आंख मूंद कर रिस्क लीजिए। उसके बाद फिर 150 मान लो आपके सही हो रहे हैं, आपको लग रहा है ये 100% 150 वाले सही हैं, तो फिर आपका बचा कितना, 50 प्रश्न बचे। और 50 के 50 आपके गलत हो जाएं तो आपका कितना नुकसान होगा, 15 नंबर का नुकसान होगा। फिर भी आप 135 पे रहोगे, ठीक है ना, लगभग 15 नंबर का नुकसान होगा, 135 पे रहोगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि 50 आपने किए हैं और आंख मूंद के तो किए नहीं हैं, 50 में 20 भी सही हुए तो 150 से 170 पहुंच गए आप, और ये 30 मान लो गलत हो गए, तो लगभग 10 आपके इसमें गलत हो गए, आप 160 में रहोगे। इसी तरीके से मान लो
40 गलत हो गए आपके, 10 ही सही हुए, तो ये 10 160 बना देंगे आपका 150 को, और जो 40 हैं लगभग 13 आपके गलत हो जाएंगे, तो कितना नुकसान होगा आपका। अच्छी कंडीशन में रहोगे आप। तो बहुत अच्छा हुआ है आपका पहले ही राउंड में, तब तो आप फिर खेलने के लिए फिर स्वतंत्र हो, लेकिन बहुत कम हुआ है तो बहुत सोच समझ करके 70 से 75 हैं, आपको तुरंत वहीं पर अपनी रणनीति बदलनी है, वहीं रणनीति बदलनी है। किस लेवल का आप रिस्क लेने में सक्षम हैं ये आप ही जानते हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, ठीक, आपका लॉजिक कैसा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये मैं नहीं बता सकता हूं। फिर उस हिसाब से नाप तोल करके आंसर करिएगा। फिलहाल जो सबसे जरूरी बात है कि समय सेंटर पहुंचिए, ये टारगेट आपके मन में रहना चाहिए कि हम कम से कम 80 से 85 कम से कम जीएस में करें, और कम से कम 55 हिंदी में करें, कम से कम इतना करने का आप टारगेट रखिएगा। अभी कट ऑफ की बात नहीं करें, कट ऑफ की बात तो होती है पेपर देखने के बाद, और इतनी गलतियों की वजह से इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है कि कट ऑफ बताने की इच्छा ही नहीं करती है। पेपर तो सही बनाओ, उसके बाद आंसर की सही दो, तब जाके तो कट ऑफ बताने कोई मतलब होता है। ठीक, फिलहाल टारगेट आप इतना सेट करिएगा, फिर बाद में चर्चा होगी। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।